तो रात के 9 बज चुके हैं, बल्कि 2 मिनट ऊपर हो चुका। और जैसा कि आपके साथ डेली रात 9 बजे मुलाकात का हमारा सिलसिला है, चलता रहता है और आज भी जारी रहेगा। तो जितने भी हमारे क्राइम तक के सब्सक्राइबर हैं उन सभी का स्वागत है। और जो लोग लगातार जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, उनसे बात करके भी अच्छा लगता है। तो शुरुआत आज जैसा कि हमेशा करते हैं कि क्राइम तक का ये की बातचीत है हम लोगों की रात 9 बजे। तो आज क्राइम की खबरें क्या थी देश में बड़ी बड़ी। तो कायदे से देखें तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि ऐसी कोई बहुत बड़ी क्राइम की खबर जो झकझोर दे, चौंका दे, आज इत्तेफाक से नहीं थी। और नसीब की बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि क्राइम की खबरें जितनी बड़ी कम हो उतना हम सब के लिए अच्छा है। 2-3 खबरें अलग अलग थी। एक चूँकि विजुअली बहुत रिच था, तो आपने देखा होगा कि कांवड़िए जो आजकल सीज़न चल रहा है, लगभग 1 महीने तक चलता है और पूरे नॉर्थ इंडिया में ये बड़ा पॉपुलर है। तो ये सब हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भोले बाबा के भक्त होते हैं। लेकिन इन कांवड़ियों में सारे कांवड़िए नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पे भी धब्बा लगवा जाते हैं। जैसे एक तस्वीर आई थी दिल्ली के मोती नगर इलाके की, कैसे कुछ कांवड़ियों को सिर्फ एक गाड़ी छू गई और फिर उनका गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने किस तरह उस गाड़ी को तोड़ा, उस गाड़ी को बल्कि बाकायदा सड़क पर उछाला गया, फेंका गया। पुलिस खड़ी हुई थी तमाशबीन बन करके, क्योंकि पुलिस को भी मालूम है कि कांवड़ियों को छेड़ना या छूना उसका अंजाम क्या हो सकता है। ये हालांकि एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है और ये हर साल की समस्या है, ये नहीं कि इस बार की समस्या है। सिर्फ जब भी ये कांवड़ का सीज़न आता है, तो जैसे मैं दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से लेके पूरा आप मेरठ, मुजफ्फरनगर और फिर आप जब तक हरिद्वार पहुंचते हैं, तो ये जो पूरा रूट है ये डिस्टर्ब होता है। बाकायदा कांवड़ के लिए एक लेन बना दी जाती है, एक सड़क तो उन्हीं के लिए छोड़ दिया जाता है और एक सड़क पे ही आप गाड़ी एक तरफ से आती है और एक तरफ से जाती है। और अगर गलती से जहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है और उसी लेन में गाड़ी जा रही है और कांवड़ भी जा रहे हैं, तो फिर अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप गाड़ी इस कांवड़ियों के हिसाब से चलाएँ। मतलब अगर वो आगे आगे चल रहे हैं तो आप उनको हॉर्न नहीं दे सकते, आप उनसे आगे नहीं निकल सकते। अगर आपने उनको टच कर दिया तो फिर उनका गुस्सा भी झेलिए। तमाम पुलिस प्रशासन के इंतज़ाम होते हैं, लेकिन सिर्फ कहने को होते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ इस तरह के उग्र प्रदर्शन भी होते हैं, कई हादसे भी होते हैं, जिसके बाद मारा मारी होती है, हिंसा होता है। लेकिन जो दिल्ली के मोती नगर में जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि इन सब चीज़ों की जब तक इनको लेकर राजनीति होगी, इसको धर्म से जोड़ा जाएगा, तो फिर वो चीज़ें जो है वो सही नहीं होंगी। तो ये एक तस्वीर थी जो कांवड़ के मोती नगर की, लगातार हर चैनल पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी ये बिल्कुल छाया हुआ है। एक खबर ये थी। तो दूसरी बड़ी खबर, बल्कि मैं उसको कहूँगा इससे भी बड़ी खबर थी, वो ये कि आखिरकार करीब 10 दिन की लगातार मांग के बाद, तमाम दबाव के बाद बिहार की महिला कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। और ये प्रेशर लगातार बन रहा था। तमाम लोग ये सवाल उठा रहे थे नीतीश कुमार से भी कि जब डिपार्टमेंट उनका है, उनके डिपार्टमेंट के तहत ये सारी चीज़ें, इतने बड़ा रेप कांड हुआ है, तो फिर उनको क्यों बचाया जा रहा है। अगर वो शामिल नहीं भी हैं अभी तक की जांच में, तो नैतिकता के आधार पर भी, चूँकि महिला कल्याण मंत्रालय के अंदर में ये आता है, बालिका गिरा जो मुजफ्फरपुर का है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि उनके पास कई बार पहले से भी रिपोर्ट थी। तो आखिरकार आज शाम को उनका इस्तीफ़ा हो गया। जहाँ तक देवरिया और हरदोई के फॉलोअप की बात है, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो उस मामले में जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो महिलाएं गायब थी देवरिया की, उनके बारे में ये भी टटोला जा रहा है कि कहीं वो यूपी से होते हुए दिल्ली और दिल्ली से होते हुए कहीं विदेश तो नहीं भेज दिया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो ये सारी जांच चल रही है। उधर जो मेन एक्यूज्ड ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर कांड का है, उसको जब आज अस्पताल से कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो उसने बाकायदा कहा कि वो जो महिला कल्याण मंत्री हैं उनके पति के साथ उनकी दोस्ती थी, बातचीत करता था। जो सीबीआई ने कॉल डिटेल खंगाले, उससे भी पता चला कि वो उसके दोनों के फ़ोन पे बातचीत होती थी। उसने ये भी कहा ब्रजेश ठाकुर ने कि वो राजनीति में दखल रखता था, बहुत सारे नेताओं से उसकी जान पहचान थी। हालांकि उसका ये भी कहना था कि वो कांग्रेस पार्टी भी ऑफिशियल ज्वाइन करने जा रहा था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया, ये सब चीज़ें पता नहीं। और इसी दौरान उसके ऊपर कुछ लोगों ने गुस्से में जो है वो स्याही भी फेंकी ब्रजेश ठाकुर पे। तो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के आज की जो खबर थी। बाकी छोटे मोटे क्राइम के इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं देश भर में, लेकिन बड़ी क्राइम की खबरें इसके अलावा और आज ऐसा कुछ है नहीं।
इसके अलावा एक खबर है जिस पे आज आपसे बात करनी थी, और वो ये था कि अंडरवर्ल्ड की बात। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के नाम से जो, जिसको हम उसका सीईओ भी कहते हैं, 1993 ब्लास्ट का आरोपी है, अंडरवर्ल्ड डॉन, और 93 से भागा हुआ है। लगभग 25 साल हो गए वो। उसके बारे में खबर ये है कि वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने उसको संरक्षण दे रखा है, और वो वहीं कराची के क्लिफ्टन रोड में रहता है। बट खबर दाऊद की नहीं है, खबर है उसके लेफ़्ट हैंड की। बल्कि दाऊद के मेन जो ट्रस्टी में से एक है, जिसको हम लेफ्टिनेंट भी कहते हैं, और दाऊद इब्राहिम का अघोषित PRO प्रवक्ता, उसका नाम है छोटा शकील। बीच में छोटा शकील के बारे में खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन छोटा शकील ने फिर खुद फ़ोन कर के मीडिया को बताया कि नहीं, वो ज़िंदा है। इसके बाद फिर खबर आई कि दाऊद इब्राहिम के साथ मनमुटाव हो गया है अनीस इब्राहिम के साथ रिश्ते को लेकर, क्योंकि दाऊद अनीस इब्राहिम को ज़्यादा भाव दे रहे थे और छोटा शकील को कम। तो इसके बाद फिर छोटा शकील, ये भी खबर आई कि पाकिस्तान छोड़ के बैंकॉक पहुंच गया और वहां उसने डी कंपनी से नाता तोड़ लिया। लेकिन फिर खबर ये भी आई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना ने कहा कि नहीं, तुम्हारा वहाँ अलग बैंकॉक में ठहरना और रहना ख़तरनाक है, दूसरी एजेंसियाँ तुम्हें ख़ासतौर पर भारत सरकार पकड़ भी सकती है। तो फिर उन दोनों के बीच में मनमुटाव दूर कराया गया। फिर खबर आई कि दाऊद के साथ छोटा शकील के रिश्ते बेहतर हो गए और वो ठीक हो गया और वो वापस कराची आ गया। लेकिन कराची में वो जहाँ दाऊद के साथ पहले रहता था, उससे अलग उसी क्लिफ्टन रोड पे उसने एक अलग घर लिया और फिर वो वहाँ रहता और शान की ज़िंदगी छोटा शकील वहाँ पे जी रहा था। लेकिन खबर ये नहीं कि छोटा शकील की आपको पूरी कहानी से बताऊँ। एक छोटा शकील के बारे में बड़ी खबर ये आई है कि छोटा शकील के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो छोटा शकील का एक ही चेहरा है जो बहुत पहले का है। हमारे पास छोटा शकील का पुरानी तस्वीर है। तो छोटा शकील जैसे दाऊद इब्राहिम का भी हाल में आपने देखा होगा, बहुत ज़माने के बाद फ़ोटो आया था, और क्योंकि उससे पहले हमारे पास जो दाऊद इब्राहिम के बारे में जो हम इमेजिन करते हैं तो शारजा में स्टेडियम में बैठा हुआ, वो सिगरेट पीता हुआ, वही दाऊद इब्राहिम दिखाई देता है। लेकिन उसको भी 25 साल हो गए, अब दाऊद की उम्र बड़ी हो गई। तो अगर मैं छोटा शकील की आपको बात करूँ तो थोड़ा सा तुम जूम करो, ये एक फ़ोटो है जिसको छोटा शकील को हम लोग जब भी देखते हैं, हालांकि इनको आप साइड कर दीजिए, लेकिन ये भी विदेश में इनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम थे, लेकिन ये छोटा शकील है। तो एक यही चेहरा है जो अब तक हम सब देखते आए थे, और छोटा शकील को हम इसी चेहरे से पहचानते हैं। खबर ये है कि हम लोगों के पास छोटा शकील का एक बिल्कुल ताज़ा जो एक तस्वीर है उसकी, वो हाथ लगी है। बट इस तस्वीर को आप तक हम पहुंचाते और दिखाते कि ये छोटा शकील बिल्कुल अब वो है, क्योंकि वो जो तस्वीर दिखाई आपको 93 की थी। लेकिन अब जो नई तस्वीर आई है, इसको पहले जो हमारी एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, इन लोगों ने भी इसको कंफर्म किया है कि हाँ, ये छोटा शकील ही है और ये इसकी सबसे ताज़ा फ़ोटो। दीपक, मैं ये चाहूँगा कि तुम एक बार, ये है तो ये छोटा शकील की जो 93 की इमेज थी जो हम लोग पहले देखते थे वो, और अब ये छोटा शकील की लेटेस्ट फ़ोटो। तो ये तस्वीर हाथ लगी है। और जो हमारी एजेंसियां हैं, ये भी बताऊं कि ये तस्वीर सिर्फ ऐसा नहीं कि हम कंफर्म नहीं करके, मतलब सिर्फ कहीं से किसी ने भेजा और हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा पुलिस ने और बाकी एजेंसियां ने इसको कंफर्म किया कि ये छोटा शकील ही है और छोटा शकील की ये तस्वीर है। तो अब तक दाऊद कैसा दिखता था ये हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, उसकी तस्वीर आई थी नहीं। अब छोटा शकील 93 के बाद, क्योंकि ये भी दाऊद के साथ निकल लिया था यहाँ से, उसके बाद से कैसा दिखता है, ये तस्वीर आई है। अब सवाल ये है कि छोटा शकील है क्या। दाऊद के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। दाऊद के जितने भी बिजनेस हैं, अब दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रहा है। दाऊद इब्राहिम अब एक तरह की पूरी एक कंपनी चलाता है, इसीलिए उसको डी कंपनी का CEO कहते हैं। चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, पायरेसी हो, सट्टा हो, आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, गोल्ड का हो, डायमंड का हो, ऐसे तमाम धंधों में डी कंपनी इन्वॉल्व है। और उसके जो धंधे हैं, न सिर्फ UAE में, दुबई में, लंदन में, साउथ अफ्रीका में, बल्कि कई अफ्रीकी देश में भी है। और वो अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनियां जो चलाता है वो अलग अलग नाम से चलाता है। दुबई में बाकायदा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रियल एस्टेट के, जो दाऊद के हैं, और वहाँ पे बाकायदा वो बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनाता है और बेचता है। और उसमें ये भी था कि हिंदुस्तान के कई बड़े नाम आए थे कि उनका भी अपार्टमेंट और फ्लैट है उस बिल्डिंग में। बट ये सारा काम वो
वाइट करके करता है, मतलब जो लोकल बड़े चेहरे होते हैं उनको अपने साथ मिला लेता है और उनको आगे रख के ये सारा बिजनेस करता है। तो छोटा शकील इस पूरे बिजनेस जो दाऊद का एम्पायर है, कायदे से इसकी देखरेख करने वाला, उसका पूरा फाइनेंस, उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें छोटा शकील करता है। और छोटा शकील का दाऊद पे बहुत ट्रस्ट है और दाऊद छोटा शकील को बहुत मानता है। तो जो उसका पूरा बिजनेस है, जो फाइनेंस है, वो सारी चीज़ें छोटा शकील देखता है। इसके अलावा जो मुंबई में आप उगाही की बात करें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर पायरेसी म्यूज़िक या ये सारी चीज़ें, ये भी छोटा शकील के ही ज़िम्मे है सारा काम। लेकिन गड़बड़ ये हुई थी कि भी पहले एक ज़माने में अबू सालेम, आपको याद होगा, अबू सालेम को पुर्तगाल से डिपोर्ट किया गया था और वो मुंबई 93 ब्लास्ट में इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद है मुंबई में। अबू सालेम पे ये इल्ज़ाम था, अभी हाल में संजू फिल्म भी आई थी, उसमें कहानी एक बार फिर ज़िंदा हुई कि जो संजय दत्त को AK-56 राइफ़ल दिया गया था, वो राइफ़ल लेकर ट्रक में अबू सालेम ही गया था संजय दत्त के घर। ये बाकायदा दस्तावेज़ है, कोर्ट के हियरिंग में भी है और फैसले में भी है। तो उसी सिलसिले में अबू सालेम को गिरफ़्तार किया गया था और अबू सालेम जेल में। लेकिन अबू सालेम से भी एक वक्त छोटा शकील की लड़ाई हुई थी, क्योंकि अबू सालेम धीरे धीरे दाऊद के करीब जा रहा था और छोटा शकील को ये बात पसंद नहीं थी। तो खैर उसके बाद अबू सालेम का भी झगड़ा हो गया, दाऊद से अलग हो गया और फिर वो भाग गया और पुर्तगाल पहुंचा और फिर वहाँ से यहाँ आया। तो डी कंपनी से उसका फिर बाद में वास्ता नहीं रहा। लेकिन उसके बाद छोटा शकील का डी कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी दाऊद के जो भाई अनीस इब्राहिम है, उसके साथ थोड़ी सी फिर अनबन हो गई, क्योंकि दाऊद ने थोड़ा अनीस इब्राहिम को बढ़ावा देना शुरू किया। जो अंडरवर्ल्ड की खबरें नज़दीक से जानते हैं वो जानते हैं इस बात को। तो बिज़नेस में, डिसीज़न लेने में, ये सारी चीज़ों में अनीस इब्राहिम को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और ये बात कहीं ना कहीं फिर छोटा शकील को खटकने लगी। और कहते हैं इसी बात पे अनीस इब्राहिम और छोटा शकील में हमेशा अनबन हुई, लड़ाई होती रहती थी और इसको लेकर दाऊद भी परेशान था। फिर बात यहाँ तक पहुँची कि छोटा शकील लगभग डी कंपनी से अलग हो गया था। हालांकि फिर बाद में अब ये है कि छोटा शकील वापस जो डी कंपनी में जुड़ गया। लेकिन एक चीज़ मैं ये, चूँकि फ़ोटो एजेंसी ने और तमाम लोगों ने पुष्टि कर दी है, आज मैं इस खबर के लिए पुष्टि करने के लिए पुलिस से और एजेंसियों से तो हमने करवा लिया, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि खुद छोटा शकील से हम लोग बात करें और पूछें कि क्या ये तस्वीर छोटा शकील की है, वो कैसे दिखते हैं। तो ये छोटा शकील हालांकि कॉल कम उठाते हैं, वापस भी कर देते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक बार सिर्फ अगर इस फ़ोटो के बारे में पुष्टि करने के लिए वो कुछ बात कर सके। तो मैंने छोटा शकील को नंबर मिलाया और मैं ये भी बता दूं कि क्राइम तक के जो लोग हैं, अगर उनको मैं बताऊं कि हाँ ये छोटा शकील खुद हैं कि नहीं है, तो कोशिश करूंगा। हालांकि दिन भर मैं 3-4 बार कर चुका हूं और ऐसा होता नहीं है। जनरली जब आप कॉल करते हैं तो उधर से SMS या कॉल ज़रूर आ जाता है। लेकिन इस नंबर पे अभी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। एक दूसरा नंबर भी है, तो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार, ताकि ये डी कंपनी के साथ रिश्ते ठीक हैं या ये तस्वीर जो जिसको एजेंसी ने हमारी कही है कि हाँ ये छोटा शकील ही है, अगर वो खुद भी बता सके तो मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए रिंग भी जारी है। हालांकि एक बात बताऊं कि बहुत कम होता है कि जब वो मीडिया का फ़ोन जो है छोटा शकील पहले उठा ले। जनरली वो फिर काट के दोबारा करते हैं या फिर SMS कर देते हैं और फिर आपको जो भी है आप बात कर सकते हैं फ़ोन। तो मैंने इस हैसियत से ये फ़ोन मिलाया कि डी कंपनी में अगर वाकई कोई अघोषित प्रवक्ता है, PRO है, तो वो छोटा शकील ही है। तो डी कंपनी के बारे में कुछ सवाल है, अगर वो उठाते हैं और बात होती है। घंटी जा रही है लगातार, लेकिन उठाया नहीं, काट दिया। हो सकता है जब तक हम बात करें फिर से शायद कॉल आ जाए या SMS आ जाए। लेकिन
आपके उसके नंबर कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, इंडिया डिक्लेयर दिस पर्सन एज अ टेररिस्ट? सौरभ साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे नंबर हमारे पुलिस के पास है, सीबीआई के पास है, एजेंसी के पास है, सबके पास है, और सब बात भी करते हैं, उन्हें पता भी है कहाँ है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रीटी नहीं है और पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी कहती नहीं है खुलकर, जबकि दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में ये लोग कहाँ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी बात करनी होती है तो ये सारी जो एजेंसियां हैं वो भी बात करती हैं, उनकी बातें भी सुनती हैं, क्योंकि इनके जितने नंबर हैं, हमारी एजेंसियां बच्ची नहीं है या फिर वो इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है। वो सारी रिकॉर्डिंग भी होती है और इनकी बातचीत भी सुनी जाती है। इसलिए ये लोग हमेशा नंबर भी बदलते रहते हैं और कई बार अलग अलग कंट्री के जो सिम है वो यूज़ होता है, लेकिन लोकेशन क्या होता है ये सब जानते हैं। तो खबरें जो होती हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड की होगी, अब उसमें से कुछ अगर चीज़ें हैं तो मीडिया को राइट है वो खबरें पता करना और निकालना, और इसलिए जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम लोग कंफर्म करके या बात करके कोशिश करते हैं। और बहुत बार तो ये पुलिस और एजेंसियां ही नंबर दे देती हैं और उन्हें भी पता है कि कौन कौन से नंबर हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो लेकिन कोशिश यही थी कि हम पूछें, हम पुख्ता करें, लेकिन फ़ोन जो है वो शायद जब आएगा, तो अगर इस बीच में आ गया, जब से आप जब तक आपसे बात कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर बाद में अगर बात होती है तो मैं आपको अगली बार ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के फिर मैं आपको अंडरवर्ल्ड की यही बताता था कि छोटा शकील का डी कंपनी में जो 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 पोजीशन है वो यही कि वो पूरा फाइनेंस संभालने वाला। और अब ये पता नहीं, क्योंकि दाऊद के बारे में लगातार ये भी खबर आ रही है कि दाऊद बहुत बीमार रहता है, दाऊद के बहुत सारी बीमारियां हैं और वो एक्टिवली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या अब दाऊद अपना जो सारा साम्राज्य है वो अपने भाइयों के हवाले करेगा, या फिर छोटा शकील जैसे जो उसके ट्रस्टी हैं उनका क्या रोल होगा? इन सब को लेके भी डी कंपनी के अंदर से खबर अंडरवर्ल्ड से आती रहती है। तो वो हम लोगों को अभी चूँकि सारे बाहर ही हैं, हिंदुस्तान में तो है नहीं, तो अब देखना ये होगा कि ये लोग आगे जब होता है तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो फ़िलहाल छोटा शकील के बारे में यही हमने कोशिश की, लेकिन अगर अपडेट होगा तो मैं आपको अपने क्राइम तक के जो व्यूवर है उनको ज़रूर बताऊंगा। और एक बार फिर बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जिन लोगों ने अभी तक क्राइम तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और अपने तमाम जानने वालों को भी कहें। और एक डॉक्टर ईशान भारद्वाज का मैंने एक मेल देखा आज और मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले उनका आज बर्थडे है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और डॉक्टर ईशान भारद्वाज आप हमेशा अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। और आपने जो इतना सारा प्यार भेजा है क्राइम तक के लिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा, हालांकि आज भी आपका जो मेल आया उसमें आपका नंबर नहीं है, वरना आपसे मैं अभी इस वक्त बात करता आपसे फ़ोन मिलाकर। लेकिन आप अपना नंबर ज़रूर भेजिए और आपको जन्मदिन की दिल से शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह अपना काम करते रहें। सवाल आ रहे हैं। पहला एक सवाल है मार्तंड गुप्ता का कि सर स्टिंग की क्या प्रिपरेशन होती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टिंग करते वक्त सामने वाले को पता चल गया? देखिए मार्कंड जी, असल में स्टिंग ऑपरेशन में ये होता है कि सारी एहतियात आपको ये रखनी पड़ती है कि आप कहाँ क्या कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपका चेहरा टीवी पे आता है, आप सब जानते हो, तो वो किसी का स्टिंग नहीं कर सकता। मैं ही आपके पास आऊँ किसी और भेस में तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक तो ये कि जो स्टिंग करते हैं वो टीवी पे नहीं आते, उनका चेहरा कोई नहीं देखता है और वो गुमनाम रहते हैं, बल्कि कई बार नाम भी नहीं आता है। और थोड़ा सा बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि स्टिंग में रिस्क हमेशा होता है। अब जैसे अंडरवर्ल्ड की ही बात मैं करूँ, अंडरवर्ल्ड को लेकर कई बार कोशिश हुई कुछ ऐसे लोगों के स्टिंग करने की, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। और अगर आप जाने पहचाने चेहरे हैं तो आप फिर बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते ना आप किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन के पास, जो आप मीडिया में उनके बारे में स्टोरी करते रहते हैं, उनके खिलाफ करते रहते हैं, तो उन तक उसी चेहरे के साथ आप पहुंच जाएं तो पकड़ाने का ख़तरा होता है। तो इसलिए फिर ऐसे लोग होते हैं या इसकी एक्सपर्टाइज टीम होती है जो जाकर फिर ये सारी चीज़ें करती है। तो देख लेता हूँ एक बार और, शायद नहीं, अभी भी नहीं आया। मैं यही कोशिश कर रहा था, तो मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा कि छोटा शकील से बातचीत हो जाए और एक बार ये कंफर्म हो जाए कि जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई छोटा शकील की। और अभी इससे पहले जो सवाल किया था, ऐसा नहीं, हमेशा जो है मीडिया के लोग भी बात करते रहते हैं और मैं खुद कई बार छोटा शकील से बात कर चुका। और कोई ऐसी खबर होती है, अगर जैसे बीच में दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई थी, दाऊद इब्राहिम के और चीज़ों की खबर आई थी, तो वो सारी चीज़ें जो है कंफर्म करने के लिए कोई ना कोई एक डी कंपनी का इस तरह का प्रवक्ता हो जिससे आप बात करें। तो अघोषित प्रवक्ता छोटा शकील, और छोटा शकील
जैसे एक मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊं कि जब ये बाहुबली पार्ट 2 रिलीज़ हुई थी, तब उस जिस दिन ये रिलीज़ हुई फ्राइडे को, उससे एक दिन पहले थर्सडे की बात है। थर्सडे क्यों याद है मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ी तेज़ी से खबर उड़ी थी कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। अब हम सारे परेशान थे कि कंफर्म कैसे करें। यहाँ की जो एजेंसियाँ थी वो भी कंफर्म नहीं कर पा रही थी। फिर सब ने अपने अपने घोड़े दौड़ाए, अपने अपने सोर्स ने से बात करने हमने शुरू की। छोटा शकील फ़ोन नहीं उठा रहे, लगातार फ़ोन कर रहा था तो उठा ही नहीं रहा। तो करीब रात 9 बजे के आसपास छोटा शकील का फ़ोन आता है। तो ये क्या बात है, आज हिंदुस्तान से बड़े फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, सारे जो हमारे मीडिया से फ़ोन आ रहा है, क्या हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पे ऐसी खबर उड़ी हुई है, तो ये क्या सच है। तो बोला देखो इस वक्त मैं जो है मैं इस वक्त बाहुबली पार्ट 2 देख रहा हूँ। तो मैंने कहा बाहुबली पार्ट 2, मैंने कहा वो तो कल रिलीज़ होगी। तो बोला वो हिंदुस्तान में कल रिलीज़ होगी, हमारे पास तो आज रिलीज़ हो चुकी है। तो मैंने कहा कहाँ देख रहे, कौन से सिनेमा हॉल में। तो मुझे लगा कि इस चक्कर में शायद शहर वहर का नाम बता दे भाई, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने घर में अपने होम थिएटर में देख रहा हूँ। तो मैंने कहा आप घर में कैसे देख रहे हो, तो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई, ये भी कल होनी है। तो फिर वो हंस के बताते हैं कि ये आप लोगों के लिए नहीं होती, कि हमारे पास सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। फिर मैं अपने सवाल पे आया, मैंने कहा कि ऐसे दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आ रही है। तो उसका छोटा शकील का जवाब था कि यार एक बात बताओ, अगर भाई मरा होता तो मैं अपने घर में बैठ के बाहुबली पार्ट 2 देख रहा होता। तो फिर उसमें यकीन नहीं आ रहा, तो ये लो ऑडियो तेज़ करता हूँ। फिर उसने तब तक, चूँकि मैंने भी नहीं देखी थी बाहुबली पार्ट 2, लेकिन उसके जो धुन और वो थे कुछ पता था। तो ऑडियो जब तेज़ हुआ तो सुनाई दिया मुझे, हाँ लगा कि अरे तो बाहुबली चल रही है फिल्म। तो फिर उसके यही लाइन थी कि अगर वो मरा होता तो मैं यहाँ पे बैठ के फिल्म नहीं देख रहा होता। तो इस तरह की चीज़ें, ऐसी कई बार बातें होती है, तो हम लोग फिर बात करते हैं और पूछते हैं, कंफर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी वो बता सके आप तक पहुँचा सकें। और ये कोई वैसा नहीं है कि छुपी हुई चीज़ें होती है सारी। अगर हम लोग जो बात करते हैं वो ऑलरेडी सब टैप होता है। तो ये दिल्ली पुलिस हो या बाकी जो एजेंसियाँ लगी हुई, उन्हें भी पता होता है कि किस नंबर से क्या कॉल गया और कौन बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या बातें कर रहे हैं और किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, ये माने रखता है। तो हम लोग अपने पेशे से बंधे हुए हैं। पेशे की जो मजबूरी है, आप लोगों तक खबरें पहुंचाना, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, उसके लिए तमाम तरह के लोगों से दुनिया में बात करनी पड़ती है। और उसमें से एक अंडरवर्ल्ड डाउन भी है और अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं। तो ये बात करना, लेकिन ख़बरों के लिए बात करना, मुझे लगता है कि उसमें गलत नहीं है। हाँ, अगर आप ये छुपाते हैं एजेंसियों या पुलिस से कि आपने बात की और उसका लोकेशन पता है या उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास वो नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो एविडेंस एक्ट में आता है और वो किसी भी उसके ख़िलाफ़ है, मतलब कानून के, तो वो नहीं करना चाहिए। बट छुपाने की नौबत हम लोग को इसलिए नहीं आती कि जो हम बात करते हैं हमें पता है कि मैं तो सुन ही रहा हूँ, साथ में बाकी भी कई सारी एजेंसियों के जो कान हैं वो भी सुन रहे हैं। तो इसलिए फिर इसमें कोई मुश्किल या दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो सर डू यू थ्रेटनिंग समटाइम्स, एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे। हाँ, एक बात तो यही है, बाद में तो थोड़े छोटा शकील ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन एक बार बुरी तरह से डरा दिया था, कई दिन तक डरा हुआ था। एक बार एक ऑडियो आया था, बहुत पहले तो हम लोगों ने शो बनाया था, तब वीडियोकॉन टावर में दफ्तर हुआ करता था और वो करीब 2 घंटे का शो था। मैं और मेरे साथी दीपक शर्मा, हम दोनों शो कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे दोनों, और सारा पैकेज चला था। तो उसमें एक चीज़ ये हुआ था कि छोटा शकील से जो बात की थी वो ऑन एयर दिखा दिया था। अच्छा, छोटा शकील ने बाद में हमें पता चला कि जब वो फ़ोन पे बात करता है तो ये कहता है कि अगर आपको ये दिखाना है टीवी पे, ऑन एयर दिखाना है, तो आप पहले हमें बता दो, और अगर नहीं बताते और जो हम वैसे ही बात कर रहे हैं वो ऑन एयर दिखाओगे तो फिर गड़बड़ है। तो उस दिन गलतफहमी ये हो गई कि ये बात बताना ही भूल गए कि इसको ऑन एयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो बातचीत शुरू हो गई। और वो पूरी बातचीत में बहुत सारे ख़ास बात थी जो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की थी, तो वो ऑन एयर चला गया। तो जब ऑन एयर गया तो वो भी बैठ के देख रहा था टीवी। शो ख़त्म होता है, उसके बाद फ़ोन आ जाता है, उसके बाद ये आता है कि ठीक नहीं किया। तब बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत कम होती थी, बड़े मुश्किल से छोटा शकील बात करता था। अब तो खैर सारे मीडिया से बात होती है। तो फिर वो धमकी आ गई कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो हमने बात की थी उसको तुमने टीवी पे दिखा दिया, तो अब संभल के घर जाना, और दिल्ली में भी हमारे सारे शूटर रहते हैं। तो बस इतना लाइन ही काफ़ी था अपना होश जो है वो गुम करने के लिए। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद बीच में एक और पड़ा, फिर बोला कि ऐसा ऐसा नहीं है छोटा शकील भाई, ऐसे मत डराया करो, धमकाया करो। वो अनजाने में हो गया, हमें लगा कि आपसे बात हो गई थी कि इसको ऑन एयर करना है, वरना जानबूझ के नहीं किया। तो इस तरीके से बातचीत ख़त्म हुई, वरना ये तो है कि पहुँच तो कहीं भी हम सभी जानते हैं। आजकल 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में शूटर मिल जाते हैं, तो आप किसी को भी सुपारी दोगे वो गोली मार के निकल देगा। तो इस तरह की धमकियाँ बहुत सारे लोगों को भी मिली है, बट
ये होता है कि धमकी जब देते हैं तो फिर आप डरते भी हो, और कई बार इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जैसे आप जेडे मामले में ले लीजिए, जो मुंबई का क्राइम रिपोर्टर थे, बहुत सीनियर, और हालांकि उसमें ये कहानी दूसरी आई थी जेडे में कि वो अंडरवर्ल्ड में ही डबल क्रॉस वाला मामला चल रहा था कि एक तरफ डी से भी कंपनी से बात हो रही थी और एक तरफ छोटा राजन से ही बात हो रही थी। और जो छोटा राजन को ये डाउट था कि उसके लोकेशन का, क्योंकि छोटा राजन तब इंडिया में नहीं था, वो इस वक्त अभी तिहाड़ जेल में है, लेकिन उस वक्त वो बाहर था इंडोनेशिया में, और वहाँ का उसका लोकेशन, उसे ये डाउट था कि एक जेडे जो है वो डी कंपनी को शायद दे रहा है, लीक कर रहा है, और इस वजह से फिर छोटा राजन नाराज़ हो गया और उसने लोगों को भेज के मुंबई में ही जेडे का मर्डर करवा दिया था। उस पर केस भी चल रहा है और अभी हाल में ही कोर्ट का फैसला भी आया, मुंबई सेशन कोर्ट का, जिसमें छोटा राजन को इसका गुनहगार माना गया है और उसको सज़ा भी दी गई है। तो ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं डबल में। दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि जब अनीस और शकील की कुछ मतभेद हुए थे पीछे, तमाम मीडिया के लोगों ने बात भी की उनसे, तो क्या आपकी बात हुई थी उस समय? कोई साइडलाइन कर दिया गया था जब अनीस और शकील के, एक ने किसी ने पूछा कि जब मतभेद हुआ था तो उन दोनों में वो हुआ था और क्या मेरी बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी। मैं दो चीज़ों पे, मतलब लास्ट मेरी जो बात हुई थी, एक तो नहीं, आखिरी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि कुछ छोटा शकील के मरने की खबर आ गई थी कि छोटा शकील, अच्छा उसमें हुआ भी कि ये करीब 3 महीने पुरानी बात है, छोटा शकील के मरने की खबर आई बड़ी तेज़ी से, और इसको थोड़ी हवा मिली क्योंकि छोटा शकील के जो 2-3 नंबर थे वो सारे नंबर स्विच ऑफ आने लगे, और आप कॉल करो तो जवाब नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं। छोटा शकील जनरली आपको व्हाट्सअप या SMS कर देते हैं या फिर कॉल बैक करता है वो, लेकिन जब ऐसा हुआ नहीं तो लगा कि हाँ शायद कुछ ऐसा हो गया है कि वो मारा गया। तो लेकिन ठीक है, अभी ईद से पहले अचानक छोटा शकील का मैसेज आता है, सभी जो मीडिया में जितने लोग बात करते हैं ईद का विश करने के लिए, तो लगा कि चलो छोटा शकील के बारे में जो गलत है वो खबर गलत है। उससे पहले जब इन दोनों के बीच अनबन की बात आई थी तब भी बात हुई थी, जब दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई थी तब भी बात हुई थी छोटा शकील से। 2 बार ये लास्ट और आखिरी खुद छोटा शकील के मरने की खबर को लेकर तब बात हुई थी। तो उसका वो हमेशा ही कहता है कि मेरा भाई के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, कोई रिश्ते ख़राब नहीं है, आप मीडिया वालों की कहानियाँ होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और हम में सब एकता है, हम एक हैं और भाई हैं, हम सब हैं। ये लगातार, मतलब वो कभी डी कंपनी के खिलाफ मीडिया में आज तक छोटा शकील ने कभी कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। सर एक आदित्य पंत का सवाल है, थ्रेटनिंग कॉल से फैमिली पे क्या असर पड़ता है? आदित्य का सवाल है कि थ्रेटनिंग से फैमिली पे क्या असर पड़ता है। यार फैमिली पे असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कोशिश ये होती है कि फैमिली को आप बताओ ही मत, क्योंकि अगर आप बताओगे तो फिर वो कुछ करने नहीं देंगे। तो इसलिए कई ऐसी खबरें होती हैं या कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा शूट पे हम लोग को जाना होता है जहाँ पे मालूम है कि रिस्क है, बट फैमिली को नहीं बताते, उनसे छुपा लेते हैं। कई मतलब जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक तो शूट पे जा रहे हो, ऊपर से फैमिली को आप बता रहे हो, और फैमिली को बता के जा रहे हो तो वो आप जब तक लौट के नहीं आते वो हर पल डरे रहते हैं, या इस तरह की धमकियाँ आती है, फ़ोन आती है और आपने उनको बता दिया तो फिर ये भी कि ये मत करो, इस तरह की खबरें मत करो, क्राइम रिपोर्टिंग छोड़ दो, रात को अकेले मत आओ, दफ्तर मत जाओ, तो ये सारी चीज़ें होती है। सर एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है सर हु इज द मोस्ट पावरफुल डॉन, दाऊद? और एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल डॉन। तो असल में हम लोगों ने जो अंडरवर्ल्ड का नाम सुनना शुरू किया और डॉन का, तो ये उस ज़माने से है जब, मतलब जब हम लोग शायद छोटे थे तब हाजी मस्तान का नाम हुआ करता था कि हाजी मस्तान सबसे बड़ा डॉन। उससे पहले एक साउथ इंडियन वर्धा राजन, जो असली में जो डॉन की परंपरा शुरू हुई और अंडरवर्ल्ड की, वो वर्धा राजन जो एक चेन्नई के बहुत बड़ा क्रिमिनल टाइप था, जो मुंबई पहुंचता है और वहाँ मजदूर यूनियन से वो नेता बनता है और नेता के बाद डॉन बनता है, और फिर वर्धा राजन के बाद हाजी मस्तान आता है, हाजी मस्तान भी डॉन बनता है, और फिर उसके बाद ये सारे जो दाऊद वाऊद थे यहाँ सब हाजी मस्तान के आस्तीन से ही निकले हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो सबसे जो बड़ा एक डॉन का जो ऑरा होता है, वो जो मकाम जो मिलता है और जो वो दाऊद इब्राहिम को मिलता है। तो अंडरवर्ल्ड की अगर हम बात करें सबसे बड़ा डॉन कौन है, तो पावर के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, तो वो नो डाउट फिर दाऊद इब्राहिम ही कहलाता है। सर एक अंकित दुबे है, वो पूछ रहे हैं कि नमस्कार ताहिर भाई, धमकी वमकी के बीच आपको नहीं लगा कि मैं मतलब गलत फंस गया हूँ, रिपोर्टिंग छोड़ने का आपने कभी सोचा नहीं डर की वजह से? अंकित भाई पहले तो नमस्कार। आपने कहा धमकी की वजह से कभी डर लगा या मैं छोड़ दूं,
ऐसा नहीं है, मैंने कहा पहले भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है, कई बार मन किया, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जो जर्नलिज्म या क्राइम रिपोर्टिंग, इस पेशे के अलावा मुझे ईमानदारी से और कुछ आता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे क्लर्क की भी नौकरी कहीं देगा। तो जब कुछ और आता नहीं है और कुछ कर नहीं पाऊँगा तो फिर इसी में किसी तरह से रह लो, डर लो, पर कर लो। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस होता गया, लंबा वक्त गुजरा, तो ये जो डर है वो धीरे 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 निकलता गया। फिर ये भी यकीन हो गया कि देखो मरना तो है, तो हर एक का टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, तो फिर डर के क्या हो सकता है, कई लोग घर में बैठे हुए ही मर जाते हैं। तो अगर बाहर ही मौत लिखी है तो बाहर ही होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। सर एक नीरज सिंह है, वो बोल रहे हैं सर जब अमेरिका लादेन को पाकिस्तान में जाके मार सकता है तो हिंदुस्तान दाऊद को क्यों? कौन है? सर नीरज सिंह। नीरज सिंह आपका ये कि अमेरिका लादेन को जाके मार सकता है पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान दाऊद को क्यों नहीं? अनऑफिशियली एक दो बार ये कोशिश की है। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। हमारी एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी हमारी रॉ है, उसने ये अटेम्प्ट किया, पाकिस्तानी लोगों को भी कुछ इन्वॉल्व करके, कुछ अपने लोगों को भेजकर बाकायदा कराची में सेम वैसी ऑपरेशन करने का, जैसा एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के साथ यूएस सेवी नील ने किया था। लेकिन एक बार कहते हैं कि बहुत करीब भी पहुंच गए थे, पर नाकामी हाथ लगी। दो अटेम्प्ट, जहाँ तक मतलब जो मेरे सोर्स जिन्होंने बताया, जो सीबीआई में हैं और जो रॉ में हैं, दो ऐसे अटेम्प्ट, दो ऐसी कोशिशें हुई थी, पर वो दोनों नाकाम हो गई। और इसमें जोखिम इसलिए बहुत होता है कि फिर आपके जो भी लोग वहाँ पे ऑपरेशन में हैं, वो समझ लीजिए कि अनऑफिशियल है। अगर वो पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि फिर आप बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से ही ये सारा काम होना है। अगर ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से मारा गया था, आप उसमें सोचिए कि जो यूएस सेवी नील के जो हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचे थे 3, एक तो क्रैश कर गया था स्पॉट पे, 2 वापस चला गया। तो अगर वो पकड़ा जाता तो अमेरिका उनको फिर बचा नहीं सकता था इंटरनेशनल कोर्ट में भी, इसलिए कि आपने दूसरे देश की सीमा में अवैध रूप से एंट्री मारी है, तो ये दिक्कत आती है। बट 2 अटेम्प्ट हम लोगों ने किया, और हो सकता है हम लोग अभी बात कर रहे हैं और ऐसी कोई और प्लानिंग भी चल रही हो, क्योंकि आजकल ये कोई असंभव चीज़ नहीं है किसी दूसरे मुल्क में जाकर ऑपरेशन करना और अपने दुश्मनों को मार गिराना या उसको पकड़ के ले आना। तो होप कि ऐसा हो और ऐसे ही किसी ऑपरेशन के ज़रिए दाऊद यहाँ तक आ जाए। सर एक सवाल है कि कभी आपकी दाऊद से बात हुई है? नहीं, बस मेरी एक क्राइम रिपोर्टर के नाते एक सबसे बड़ी तमन्ना यही कि मैं एक बार दाऊद से बात करूं या दाऊद का इंटरव्यू करूं, लेकिन आज 18 साल तो हो गए। उसके दाएं बाएं के सारे लोगों से बात हो गई और सारे लोगों ने वादा भी किया 50 बार। जैसे छोटा शकील ही है, अभी तो पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रहे, हो सकता है वो क्राइम के इंडिया के सारे चैनल के शो देखते हैं, और हो सकता है अब तो क्राइम तक भी देख रहा हूँ। तो अगर देख रहा हो तो फिर ये भी कह सकता हूँ कि कई बार वादे किए हैं उन्हें कि इंटरव्यू कराएंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैं होपफुल हूँ कि एक दिन ज़रूर करूँगा। सर अबू सलीम की लड़ाई क्यों हो गई थी दाऊद से? अबू सलेम की लड़ाई इसलिए थी पैसे को लेकर, और उस लड़ाई की वजह डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम नहीं था, बल्कि अबू सलेम और छोटा शकील था। अबू सलेम एक तरह से जब डी कंपनी में आया तो बहुत बड़ा नाम नहीं हुआ करता था, वो जो जैसे छोटे मोटे गुंडे टाइप नहीं होते हैं, तो वैसे ही था वो। और ख़ास बात ये थी कि वो आज़मगढ़ के उस इलाके से था जहाँ दाऊद के कुछ रिश्तेदार भी थे। तो मुंबई आया, फिर किसी ने कहा लड़का तेज़ है, काम पे रख लो, तो दाऊद के गैंग ने काम पे रख लिया। लेकिन उसी पैरेलल उसके लगभग उस वक्त छोटा शकील की भी इमेज थी। तो अब इन दोनों में ये था कि भाई के नज़दीक कौन जाएगा, वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। फिर ये भी कहते हैं कि छोटा शकील ने बहुत कान भरे अबू सलेम को लेकर दाऊद के, फिर दाऊद भी उससे दूर हो गया। तो ये हमेशा माना जाता है कि डी कंपनी से बाहर निकालने में अबू सलेम को छोटा शकील का हाथ है। सर एक सवाल है कि जब दाऊद इंडिया में था तो उसको उस टाइम पे क्यों नहीं पकड़ा गया? एक सवाल है कि दाऊद जब इंडिया में था तो उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया। 93 तक दाऊद यहाँ था। जहाँ तक मुझे याद है, दाऊद इब्राहिम फरवरी या मार्च 1993 में इंडिया से दुबई गया था, और मार्च में 93 मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ था। जब तक दाऊद इंडिया में था, दाऊद के ऊपर एक भी टेररिस्ट से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा नहीं था। और अगर उस वक्त स्मगलिंग छोड़ दें, जो डी कंपनी असल में जब शुरुआत हुई थी तो उसने हाजी मस्तान के काम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत की थी। गोल्ड स्मगलिंग, उस वक्त सोना वोना की तस्करी बहुत होती थी, आपने फिल्मों में देखा होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते थे उसकी तस्करी बहुत होती थी, वो बाहर से आया लाते थे। तो दाऊद के बारे में यहाँ पे दाऊद अरेस्ट भी हुआ मुंबई में छोटे मोटे क्राइम में,
मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे केसेस थे, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं था। तो दाऊद आराम से मुंबई में रह रहा था और अपना धंधा चला रहा था और पूरा जो उसका तस्करी का रैकेट था वो करता था। लेकिन जैसे ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें नहीं थी। तब दाऊद इब्राहिम ने जो हाजी मस्तान की परंपरा थी या वरदराजन की, कि गोल्ड स्मगलिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, टीवी, वीसीआर, ये उस ज़माने वो ये धंधा हुआ करता था, जिसकी यहाँ पे एक्साइज बहुत ड्यूटी लगती थी और वो लोग स्मगल करके यहाँ मंगाते थे, उनकी सारी सेटिंग हुआ करती थी कस्टम में। तो इवन दाऊद के जितने मुंबई के बड़े बड़े स्टार, उनके साथ उठना बैठना था, घूमता था, शारजा में ओपनली मैच देखता था। और तब उसको गिरफ्तार करने की ऐसी कोई बहुत बड़ा केस भी नहीं था कि जो एजेंसियाँ हैं, मुंबई पुलिस को ज़रूरत पड़ती। दाऊद तो वांटेड तब हुआ जब 93 ब्लास्ट हुआ और उससे वो पहले निकल गया यहाँ से दुबई, फिर वो दुबई से पाकिस्तान गया। तो जब वो चला गया उसके बाद ये 93 ब्लास्ट होता है और उसके बाद उसका नाम आता है, तब वो वांटेड होता है। अगर वो 93 ब्लास्ट के बाद भी इंडिया में होता और ना पकड़ा जाता तब सवाल गंभीर था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब तक दाऊद इंडिया में रहा उसके खिलाफ टेररिज्म का कोई मामला नहीं था। उसके जाने के बाद ही 93 हुआ और उसके बाद उसका नाम शामिल हुआ। सर, दाऊद के ऊपर 93 बम ब्लास्ट का आरोप है, शकील का उसमें कितना हाथ? शकील, जो भी डी कंपनी का रोल है उसमें शकील जो बराबर का हिस्सेदार है। मैंने जैसे आपको कहा कि फाइनेंस शकील संभाल रहा है, मैनेजमेंट, मैन पावर इधर से उधर करना, मतलब उसका राइट हैंड। तो अगर दाऊद जिन जिन चीज़ों में इन्वॉल्व है उसमें छोटा शकील है, उसके खिलाफ 93 से जुड़े हुए कई मामले हैं। जैसे ये भी है, कहते हैं कि जो दुबई में सारी मीटिंग हो रही थी मेमन बंधु ने जो की थी, टाइगर मेमन, जो इस पूरे 93 ब्लास्ट का मेन एक्यूज़ माना जाता है, जिसकी वजह से 93 ब्लास्ट हुआ और जिसमें बल्कि कहते हैं कि दाऊद सेकंड था, सेकंड इन कमांड। पहला जो आइडिया आया था वो टाइगर मेमन का था, क्योंकि बाबरी मस्जिद कांड के बाद उसका मुंबई में ऑफिस जला दिया गया और वो गुस्से में था, बदला लेना चाहता था और उसी ने कहा था कि मैं मुंबई में तबाही लाऊंगा। और फिर उसने पैसे भी लगाए और फिर जब दुबई में मीटिंग होती थी जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग भी होते थे, तो वहाँ से फिर दाऊद की एंट्री होती है। दाऊद अपने लोग, चूँकि टाइगर मेमन के पास इतना मैन पावर और इतना बड़ा वो नहीं था और दाऊद ऑलरेडी स्मगलिंग के धंधे में था, तो उसे पता था कि RDX कैसे जाएगा, कौन लेकर जाएगा, किस कस्टम अफसर से उसकी सेटिंग है। तो वो सारी चीज़ें जो वो उसने की, वो सारी बातें शकील जानता है, इसलिए शकील उसमें उसका राजदार है पूरी तरीके से। और इसीलिए शकील के बारे में है कि अगर शकील हाथ आ जाता है तो दाऊद की जितनी कहानियाँ शकील जानता है, मुझे नहीं लगता कि शायद दाऊद का अपना सगा भाई भी जानता होगा। सर, छोटा शकील और दाऊद के बीच में रिश्ते कैसे हैं? अब जो खबर आ रही है, छोटा शकील और दाऊद के रिश्ते अच्छे हो गए हैं। पहले मनमुटाव था अनीस इब्राहिम की वजह से, वर्चस्व की वजह से, दखल की वजह से, लेकिन अब खबर ये है कि रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन हाँ, एक बस दूसरी खबर ये है कि पहले वो जहाँ दाऊद के बिल्कुल करीब और साथ रहता था, अब थोड़ा अलग, कराची के क्लिफ्टन रोड में वो अलग घर में रहता है। सर, एक सवाल कपिल चैम्प का है कि क्या दाऊद को भारत लाया जाएगा, ये सिर्फ चुनावी जुमला है? कपिल साहब, इस पे मैंने कई लोगों से सवाल किए, एक शो भी किया था जिसमें CBI के डायरेक्टर थे वो भी बैठे हुए थे, मुंबई के जो एक्स कमिश्नर थे वो भी थे, CBI में रहते हुए दाऊद इब्राहिम का जो सबसे लंबी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, नीरज कुमार, वो भी थे, दिल्ली के एक्स पुलिस कमिश्नर हैं। इन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद यही लगता है कि मतलब दाऊद को हर बार हम लोग कहते हैं ले आएंगे, पर मुझसे अगर पर्सनल राय पूछें तो ये सिर्फ बातें ही लगती हैं, क्योंकि इसमें आप लाने की जो एक पूरी ताकत झोंकने की होती है वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। और शायद ये भी लगता है कि इससे अगर राजनीति हो रही है तो चलो ये कर लें। हालांकि भी बीच में एक बहुत तेज़ी से उड़ा था कि 2019 के चुनाव से पहले हो सकता है दाऊद इंडिया आ जाए, और ऐसा होता है तो कमाल होगा, और फिर उसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, अगर पॉलिटिक्स इसके पीछे है तो हो सकता है। लेकिन जहाँ तक दाऊद को लाने की बात है, एक तो अड़चन ये है कि पाकिस्तान से हमारी ट्रीटी नहीं है, दूसरा पाकिस्तान ने कभी ओपनली वर्ल्ड किसी भी फोरम पे एक्सेप्ट ही नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ रहता है। वो कहता है ठीक है हम आपको दे देंगे, पर पहले साबित तो करो हमारे यहाँ, जबकि उसके सारे पुख्ता सबूत हैं, फ़ोटोज़ हैं, घर का पता है, टेलीफोन नंबर है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। लेकिन जब एक सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो वो आपको देगी कहाँ से, ये कहकर पाकिस्तान हमेशा बचती रही। सर, एक सवाल है कि दाऊद का बॉलीवुड के ऊपर कितना प्रभाव है? एक ज़माने में दाऊद का बॉलीवुड पर ज़बरदस्त प्रभाव था, और कहते हैं कि कोई भी फिल्म, कोई हीरो हीरोइन जो साइन किया करता था उस वक्त के स्टार, उसमें दाऊद का बड़ा दखल होता था। म्यूज़िक राइट्स को लेकर दखल होता था, इवन किसी को लॉन्च कराना है उस पर भी दखल होता था, किसी इवन बाकी बड़ी चीज़ें छोड़ दीजिए,
एक छोटा मोटा गाना लिखने वाला अगर कोई भाई का जानने वाला निकल आया कि भाई ये मैंने 5 लाइन के गाने लिखे हैं और दाऊद भाई को पसंद आ गया तो कहता है ये गाना डाल दो। म्यूज़िक डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि पता नहीं सड़ा हुआ गाना है फिर भी अब, लेकिन भाई ने कहा तो ऐसे बड़े किस्से हैं। तो पूरा जो और उसके राइट्स वाइट्स के सारे वो शुरुआत असल में दाऊद ने जो थोड़ा सा उसका स्मगलिंग के धंधे के बाद उसका जो नाम और उसने जो अपनी एक पैठ बनाई और उसने जो खौफ दहशत पैदा किया वो बॉलीवुड के ज़रिए ही किया। और उसमें बहुत सारे लोग हैं और यही वजह है कि आप देखिए बहुत सारे स्टार्स के साथ उसके बातचीत जो फ़ोन पे हुई है वो ऑडियो आज भी आपको यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे मिल जाएगा। तो दाऊद ने असली शुरुआत ही की थी बॉलीवुड से। एक मशहूर हीरोइन के साथ फ़ोटो, ये भी कहा जाता है कि शादी कर ली थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे रिश्ते रहे उसके। सर एक सवाल है कि जब दाऊद एक बार अमन मोरवाल है वो बोल रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहीं सुना है कि मुंबई दाऊद एक टाइम ऐसा था कि मुंबई आना चाहता था तो उसने दिल्ली में जेठ मलानी से इस बारे में बात भी की थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? अमन मोरवाल साहब, आपका सवाल है कि दाऊद एक बार इंडिया आना चाहता था, राम जेठमलानी जो जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं उनसे बात भी की थी। ये खबर थी और ये खबर हम लोगों ने कई बार चलाई भी और ये खबर पूरी तरह से हम मना नहीं कर सकते, मतलब नकार भी नहीं सकते, बल्कि ये खबर सच है। और इस खबर के एक बार इसी बारे में मैंने, तब नीरज कुमार हुआ करते थे जो दिल्ली के लास्ट मतलब पुलिस कमिश्नर होकर रिटायर हुए हैं, वो CBI में थे और उन्होंने अंडरवर्ल्ड पे काफ़ी काम किया है। तो उनसे भी ये सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि हाँ लंदन में जेठमलानी गए हुए थे तो वहाँ डी कंपनी के कुछ लोगों ने संपर्क किया था और ये कहा था कि दाऊद सरेंडर करना चाहता है लेकिन शर्तें ये हैं। तो उसमें एक शर्त ये थी कि किस जेल में रखा जाएगा, एक शर्त ये थी कि उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि 93 ब्लास्ट में उसको क्लीन चिट दिया जाएगा क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं है, वो टाइगर मेमन का काम था। तो ये शर्तें थी। अब जाहिर सी बात ये शर्तें मानने लायक नहीं थी तो बात आगे बढ़ी नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि कोशिश की थी अंडरवर्ल्ड ने दाऊद इब्राहिम को उस वक्त इंडिया में आने की और दाऊद इब्राहिम उस वक्त आना चाहता था। सर पाकिस्तान दाऊद को क्यों सपोर्ट करता है? देखिए एक सवाल है, पाकिस्तान दाऊद को क्यों सपोर्ट करता है? हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो भी होगा और हिंदुस्तान में जो भी आतंकवादी कार्रवाई या फिर इस तरह का खून खराबा करे वो पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के लिए बड़ा रास आता है। तो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कि शुरू से किया था। जब 93 का ब्लास्ट हुआ मुंबई में तो टाइगर मेमन का, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पूरी दिमाग की उपज थी, उसको बदला लेना था दंगे में, उसका जो ऑफिस जलाया गया था। अब उसने ISI को पकड़ा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। ISI ने कहा कि ठीक है हम तुमको और भी मदद करेंगे, लेकिन मुंबई में जो नेटवर्क था वो दाऊद से बड़ा किसी का नहीं था। तो फिर टाइगर मेमन को भी पता था और ISI को भी पता था कि बिना दाऊद के सपोर्ट के मुंबई ब्लास्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने लड़के मुंबई में दाऊद के हैं या जिस तरीके से सामान वहाँ से पहुँच सकता है समंदर के रास्ते और बाई सड़क, तो वो दाऊद ही वो प्लेटफॉर्म मुहैया करा सकता है। तो पहली बार ये गठजोड़ जो पाकिस्तान का मतलब ISI के ज़रिए डी कंपनी से हुआ वो 93 ब्लास्ट के लिए हुआ। उसका ब्लास्ट के बाद जाहिर सी बात है फिर दाऊद पाकिस्तान भाग गया, वहाँ सारे लोग वहीं चले गए क्योंकि दुबई में ख़तरा था, वहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता था। तो उसके बाद फिर अब इसका सिला पाकिस्तान को भी लगा कि इसने इतना बड़ा काम किया है तो अब चलो इसको यहाँ रखो, क्योंकि मुंबई में आगे भी अगर कुछ काम होगा या हिंदुस्तान में तोड़फोड़ करनी है तो दाऊद का नेटवर्क उनके बड़ा काम आएगा, क्योंकि ISI का अपना नेटवर्क इतना इंडिया में सॉलिड नहीं था जितना, जाहिर सी बात है दाऊद लोकल था, मुंबई का था, वहीं पला बड़ा, वहीं उसने गैंग शुरू किया, तो उसके नेटवर्क का काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। और इसीलिए पाकिस्तान ने दाऊद का हमेशा इस्तेमाल किया और बदले में दाऊद ने जो है कर्ज चुकाया उन्हें। सर दाऊद का अलकायदा से क्या लिंक है? बीच में एक बार बात आई थी दाऊद और अलकायदा के बारे में लिंक, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो आतंक से जुड़े हुए हैं, अलकायदा भी वैसी एक संगठन, तालिबान भी वैसे ही, तो ये जितने कट्टरपंथी लोग हैं ये सारे एक काम के लिए एक साथ मिलते हैं जुलते हैं। तो उसमें दाऊद इब्राहिम का भी ये था कि अलकायदा के कुछ ऑपरेशन में उसने इनपुट दिया, कुछ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी उसमें भी उसने इनपुट दिया। तो ये इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा। सर एक वेरेवर करके हम लोग के सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रहा है कि सर दाऊद इब्राहिम के सिर्फ पुराने फ़ोटोज़ हैं, कोई नया फ़ोटोज़ क्यों नहीं आ पाते? एक हमारे सब्सक्राइबर वो कह रहे दाऊद के हमारे पास पुराने फ़ोटो नए क्यों नहीं आते। नहीं, नए फ़ोटो अभी उसके 2 साल पहले के आए, इस वक्त मेरे पास है नहीं, पता नहीं, अगर मैं कोशिश करूं 2 साल पहले का लेटेस्ट दाऊद इब्राहिम का फ़ोटो शायद देखो, हमने दिखाया था उसको, वारदात में भी दिखाया था, आज तक नहीं भी दिखाया था। सर एक तो
वो लेकिन अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। सर एक सब्सक्राइबर है जॉन, वो बोल रहे हैं कि दाऊद ने मुंबई ब्लास्ट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट किया। जॉन का ये पूछना है कि दाऊद ने मुंबई ब्लास्ट में क्यों हिस्सा लिया या टाइगर मेमन का साथ क्यों दिया। 2-3 चीज़ें थी। एक तो मैंने आपको बताया कि टाइगर मेमन दाऊद इब्राहिम का जानने वाला। नंबर 2, कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम को ये भी दिखाना था कि वो टाइगर मेमन जो कर रहा है और मैं कुछ ना करूं तो मेरे गैंग में मेरी क्या हैसियत रह जाएगी और फिर क्या सोचेंगे। नंबर 3, टाइगर मेमन को जो पैसे और ये सारी चीज़ें मुहैया कराई थी उसके ज़रिए एक दाऊद इब्राहिम को बेस मिल रहा था पाकिस्तान में और आईएसआई के साथ, वो उसके काम आने वाला था क्योंकि उसे मालूम था कि इस ब्लास्ट के बाद इंडिया में तो वो रहेगा नहीं तो कहाँ जाएगा। 4, ब्रेन, जो सबसे बड़ी वजह जो वही है धार्मिक उन्माद, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद और उसमें उसका ये कहना है कि यहाँ से लोगों के फ़ोन आते हैं और मुंबई में जो दंगा हुआ कहीं ना कहीं उस दंगे को भी उसने अपना आड़ में लिया और उसका भी बहाना बनाया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो आइडिया टाइगर मेमन का था उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर आगे जाकर उसने हिस्सा लिया। तो दाऊद और छोटा शकील का मुंबई अटैक में कितना हाथ था। जितना टाइगर मेमन का है, जितना बाकी लोगों का है उतना ही, क्योंकि मैं अगर टाइगर मेमन का ये आइडिया था तो और दाऊद ने सिर्फ इसको दूर से हामी भरी और कुछ नहीं किया, ये गलत है। मेन जो हमारा जो मुकदमा चला जिसमें आज भी दाऊद और टाइगर मेमन भगोड़ा है, टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को लास्ट इस मुंबई 93 के ब्लास्ट में एक ही फांसी हुई है, वो याकूब मेमन को हुई है। और याकूब मेमन का बड़ा भाई जो छोटा भाई है वो टाइगर मेमन, वो कराची में ही है और दाऊद वही है। तो जो मेन अक्यूज़ड है उसमें टाइगर मेमन का भी नाम है और सेम नाम उसी खाने में दाऊद इब्राहिम का भी है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये गुनहगार सब बराबर हैं। सर एक कार्तिक हैं, वो बोल रहे हैं कि डी कंपनी क्या अभी भी एक्टिव है इंडिया के अंदर। कार्तिक, क्या डी कंपनी एक्टिव है इंडिया के अंदर, आपका सवाल है। मुंबई में तो अभी भी है और ये बीच बीच में आप देखते होंगे गैंगवार होता है, उगाही की बात आती है, वसूली की बात आती है। तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है, लेकिन हुआ। हाँ, अब उसकी एक वजह भी है, पहले और अब में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में एक फ़र्क आया। पहले सड़क पे खून खराबा होता था, जा रहे हैं उधर से एक कार में रुका, इधर एक कार में रुका, फायरिंग ही मारा गया, एनकाउंटर सड़क पे हो गए। अब थोड़ा अंडरवर्ल्ड भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अब ये कॉरपोरेट की तरह काम करता है। अब ये लोग गोलियां कम चलाते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं और फ़ोन पे बोली के रूप में गोली देते हैं। और उसके बाद इनका जो धंधा है वो अब रियल एस्टेट हो गया है, म्यूज़िक राइट्स हो गए हैं, फिल्म राइट्स हो गए हैं, सेटेलाइट राइट्स हो गए हैं, अलग अलग तरीके से राइट्स लेते हैं, धमका के लेते हैं, दुनिया को पता नहीं चले, कागज़ पे रिटर्न में लेते हैं। तो अब ये पूरी तरह से एक कॉरपोरेट जैसे घराना काम करता है, अंडरवर्ल्ड भी उसी तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए अब ये थोड़े से, पहले जैसे हमें इमेज आती थी सड़क में गुंडे जा रहे हैं, गोली मार दी, ये क्रिमिनल हैं, ये गैंगवॉर चल रहा है, अब वैसा नहीं होता। अब सब कुछ बड़े सिस्टमाइज तरीके से होता है, लेकिन एक्टिव अभी भी है। सर एक सवाल और है कि आप इस तरह ऑनलाइन लाइव दाऊद के बारे में और डी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अंदर से डर नहीं लग रहा। लाइव बात कर रहा हूँ डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड के बारे में। देखिए टीवी पे भी ये बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक थोड़ा सा आज मैंने सोचा कि अगर अंडरवर्ल्ड के लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी एक खबर की पुष्टि करनी थी, उसके लिए बात कर रहा था। और दूसरा कि बात करने के लिए ज़रूरी है कि देख हर एक का अपना अपना पेशा होता है। मेरा पेशा है क्राइम रिपोर्टिंग, तो क्राइम से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, खबर है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले मैं उन लोगों के बारे में जिनके बात कर रहा हूं उनके बारे में मैं कंफर्म हूं, सही जानकारी लूं, और वो जानकारी अगर उनसे भी मिल रही है तो उनसे भी लूं। तो ये पेशे की मजबूरी भी है और पेशे की ईमानदारी भी यही है। तो मुझे नहीं लगता कि बात करने में बुराई है या फिर बात करने में डरना चाहिए। सर विष्णु खन्ना का एक सवाल है जी, कि दाऊद के मरने के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा उसकी जगह लेने के लिए। विष्णु खन्ना का सवाल है कि दाऊद की मौत के बाद कौन उसकी गद्दी लेगा या कौन मजबूत दावेदार है। जो है उलझा हुआ है इसलिए कि दाऊद ने अभी तक पत्ते खोले नहीं कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि इसमें एक और चीज़ बताऊं, जो मैं छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, एक जो मुंबई में कास्कर, इकबाल कर, ये सब तो वो तो जेल में हैं, बाकी इन सब के बारे में जानते हैं। ये जो है ना कि कौन लेगा, ये अजीब है। अब हो सकता है जो ले तो वो फिर एज ए CEO ही कोई लेगा जो कॉर्पोरेट तरफ, इस टाइप का नहीं अंडरवर्ल्ड और ये वो। उसकी वजह ये कि जो दाऊद इब्राहिम के अपने जो, अच्छा मुझे लगा कि छोटा शकील का फ़ोन नहीं है, जो अपने बच्चे हैं, जो बेटा बेटी है,
वो सब लंदन और वहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, और मतलब सुना कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा तेज़, और उनका अपना बिज़नेस मतलब बिज़नेस मैनेजमेंट का भी एक खबर है कि कोर्स किया हुआ है। तो ये लोग जो आने वाले टाइम में आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड और धमकी और खून खराबा जो दाऊद की विरासत में चला रहा वो होगा। वो एक जो नई खेप आएगी उसका दूसरा ही होगा। वो सब आपको एक बड़े बड़े बिजनेस घराने के उस टाइप के चेहरे के साथ, उसकी पहचान के साथ आपके सामने होंगे। गोली हाथ में नहीं होगी, शायद आईपैड और लैपटॉप होगा। सर, दाऊद को दाऊद बनाने के पीछे कौन? दाऊद को दाऊद बनाने के पीछे बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से एक हाजी मस्तान भी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा डॉन था। और फिर दाऊद के जो दाएं बाएं के लोग हैं, दाऊद के भाई हैं, वो सारे लोग। लेकिन दाऊद को तब तक ठीक था जब तक वो एक स्मगलर के तौर पे उसकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन 93 ब्लास्ट ने दाऊद का चेहरा, और दाऊद जो, क्योंकि ये वही दाऊद है जो कहता है मुझे मुंबई से बहुत प्यार है, लेकिन जिस मुंबई से प्यार, आप उसी मुंबई के सीने को छल नहीं कर रहे हो। मतलब 270-72 लोग मारे गए, सारे बेकसूर लोग बम ब्लास्ट में। तो ऐसा कौन सा प्यार था जिस शहर से इतना प्यार? कई बार दाऊद ने ये भी कहा कि मुंबई की याद आती है, वापस जाना चाहते हैं। जब इतना ही अच्छा, इतना ही प्यारा मुंबई था, तो उस मुंबई को के सीने को तुमने छलनी क्यों किया? तो ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। कायदे से तो ये है कि 25 साल हो गए, मुंबई के लोगों को आज भी इंतज़ार है कि उनके ज़ख्मों का हिसाब हो, और दाऊद इब्राहिम को कानून की दहलीज पर ला के खड़ा किया जाए, और हिंदुस्तानी कानून में जो भी सज़ा है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये है। सर, कहते हैं कि एक सवाल है कि कहते हैं कि कोई भी बचपन से जुर्म मुजरिम नहीं होता है। दाऊद के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो जुर्म के रास्ते पे चला? एक सवाल है कि बचपन से कोई मुजरिम नहीं होता, दाऊद के साथ ऐसा क्या हुआ कि मुजरिम होता? दाऊद के साथ ऐसी कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक कहानी जो आती है वो ये है कि दाऊद के जीजा जी का मर्डर हो गया था, और दाऊद ने जो पहला खून किया था वो उसी मर्डर का बदला लेने के लिए किया था, और उससे पहले छोटी मोटी कई चीज़ें हुई थी। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी कि एक अपनी फैमिली के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने कत्ल किया, और फिर वो उसके बाद आगे बढ़ता ही गया। तो सर, एक सवाल और है। दाऊद की जो एक बहन है हसीना पारकर, उसकी क्या सच्चाई है? एक सवाल है, दाऊद की बहन है हसीना पारकर, है नहीं, अब वो थी। दाऊद की बहन हसीना पारकर की मौत हो चुकी है, और हाल में अभी एक फ़िल्म भी आई थी हसीना पारकर के ऊपर। और मुझे याद है मैं 2007 या नहीं 9 में मैं हसीना पारकर से एक ही बार लाइफ में मिला हूँ। 2008 या 9 में मैं मिला हूँ। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मैं शूट पे गया था, मेरे कैमरामैन राफे सुल्तान मेरे साथ थे, और हमारी कोशिश ये थी कि मैं हसीना पारकर का इंटरव्यू करूं, क्योंकि दाऊद का तो मिल नहीं रहा, तो कम से कम बहन के ज़रिए कुछ टटोल सकूं। तो बड़े घोड़े दौड़ाए, बड़े सोर्स लगाए, उसके बाद हम लोग नागपाड़ा पहुँचे। और मैं नागपाड़ा की आपको किस्सा ही बताऊँगी। जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर जितने उस जो घर है जहाँ हसीना पारकर रहती है, उस घर से करीब 500 मीटर पहले से ही दोनों तरफ सड़क के लड़के खड़े होते थे, और उन सब की पहचान ये थी कि किसी का भी शर्ट इन नहीं होता था, सबके शर्ट बाहर होते थे, या फिर कुर्ता पजामा पहने हुए तो कुर्ता बाहर ही होता है। बाद में पता चला वो सबके उसके बाहर इसलिए होता है कि अंदर सामान लगा होता था। सामान मतलब पिस्टल, तमंचा, जो भी कह लें। तो उन सबको पार करते हुए तमाम तलाशी हुई, कैमरा बाहर रखा गया, फिर अंदर मुलाकात हुई। तो उनको सब आपा कहते हैं वहाँ पे। तो हमने भी बातचीत की, हमें चाय वाय पिलाई गई, पानी पिलाया गया। फिर हमने अपनी गुजारिश रखी कि इंटरव्यू करना है। तो बड़ी, हालांकि बहुत प्यार से और माफ़ी के साथ कि कैमरे पे नहीं आ सकते, और हमने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, और ये नहीं देंगे। तो ये कह के फिर बहुत प्यार से 5 मिनट में चलता भी कर दिया। तो वो एक पहली और आखिरी मुलाकात थी। करीब इस बात को हो गए होंगे 8 या 9 साल। सर, एक सवाल और है कि दाऊद के और डी कंपनी से जुड़े आपके इतने किस्से हैं, ऐसा कौन सा किस्सा है जो इन सब बातों का एक पूरा मिश्रण निकले? एक सवाल है कि बहुत सारे किस्से, कौन सा किस्सा है जिससे मिशन निकली? इसको मैं 1 लाइन या 2 मिनट में बता ही नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि डी कंपनी पे और दाऊद के किस्सों पे एक दिन पूरा आपके नाम ही कर दूँ, कम से कम 1 घंटा तो कर ही दूँ। तो मैं जल्दी करूँगा और आपको फिर डिटेल में बताऊँगा। अब चूँकि लगभग 10 बजने वाला है, वारदात की भी तैयारी करना है, वारदात का टाइम है। और आज वारदात में आपको बता दूँ कि ये जो कांवड़िया वाली मैंने आपको कहानी बताई थी कि किस तरीके से कांवड़ को कुछ लोग छू गए, और उसके बाद उन्होंने उसको
जो गाड़ियों की हालत की, तोड़फोड़ की, और पूरे कांवड़ के रूट में होता क्या, लोग इस एक महीने में सड़क पे गाड़ी निकालने से डरते क्यों, खासतौर पर जिन्हें दिल्ली से देहरादून जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है, या फिर रुड़की जाना है, या फिर आपको सहारनपुर जाना है। तो क्या होता है, ये सारी एकदम इनसाइड स्टोरी, और फिर कैसे कांवड़ के नाम पे हो रहे इस गुंडागर्दी को कुछ लोग संरक्षण देते हैं, ये पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको रात 11 बजे देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये कि फिर आपसे एक बार वही रिक्वेस्ट कि क्राइम तक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम लोगों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, और अपना सब ख्याल रखिए। और कल आपसे फिर वही 9 बजे मुलाकात होगी। एक मुझे कोई इशारा कर रहे हैं, बताओ सर। एक मनीष भंडारी हैं, वो बोल रहे हैं सर 26/11 की स्टोरी कब बताएंगे? मनीष 26/11 की, 26/11 कब आने वाला? अच्छा, वो उसमें अभी टाइम है। मनीष, मैं आपको 26/11 की पूरी स्टोरी बहुत जल्दी बताऊंगा। कल मैं आपको दिन भी बता दूंगा कौन से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फरमाइश आई हुई है कहानियों की, तो एक लिस्ट बना रहा हूँ कि उसको शुरुआत कहाँ से करें सिलसिलावार। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इन सारी टीम से, सैटरडे और संडे से हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ जिसमें कहानी होगी आपकी पूरी कि अलग अलग इंसिडेंट, चाहे वो तंदूर कांड हो, आरुषि हो, या फिर फूलन देवी हो, चंबल की कहानी हो, 26/11 हो, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, जयपुर ब्लास्ट हो, इस देश के तमाम अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस हाई प्रोफाइल हों, पॉलिटिकल मर्डर हों, तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोग एक शो और भी कर रहे हैं कि ये 15 अगस्त के नज़दीक आ रहा कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मर्डर किसका हुआ था, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली फांसी किसकी हुई, आज़ाद हिंदुस्तान में पहला ऐसा नेता कौन था जो करप्शन की वजह से जेल के अंदर गया। ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त मोहलत दे दीजिए, और हम इस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें और आप तक लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।